नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सैनी बैंकों कैरियर एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम यहाँ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की क्लासेस चला रहे थे। इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जैसे जितने भी पिछले वाले वीडियोस थे उसमें कंप्यूटर साइंस के बारे में हमने कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। उनमें हमने बेसिक फंडामेंटल जैसे कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। कहने का अर्थ हो गया कि कंप्यूटर कहते किसे हैं वो हमने जाना। उसके आगे पहले कंप्यूटर कैसे होते थे और वर्तमान में कंप्यूटर किस तरीके के होते हैं, कंप्यूटर किस किस प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हमने देखा। फिर हमने कंप्यूटर जो फ़िलहाल कंप्यूटर चल रहे हैं वो कौन कौन से कंप्यूटर है, ये सारे कंप्यूटर्स देखे। कंप्यूटर के हमने पार्ट्स देखे हैं कि कंप्यूटर में लगने वाले कौन कौन से पार्ट्स हैं। यानी हमने पैनल्स जो देखे थे पिछले वीडियोस में, वो पैनल्स हमने देखे जो कि एक हार्डवेयर का भाग है। आप सभी को पता होगा कि हार्डवेयर अपन किसे कहते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। कंप्यूटर के वे भाग जिनको हम छू सकें, वे सारे पार्ट्स क्या कहलाएंगे, अपने हार्डवेयर्स कहलाएंगे। तो जितने भी पैनल्स हमने देखे थे, पैनल्स में जितने भी पार्ट्स हमने देखे थे, वो सारे पार्ट्स क्या हैं, हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हमने। कंप्यूटर का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता कैसा है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। इसके बाद में हम आज जो नया पॉइंट लेकर के आए हैं वो नया पॉइंट अपना रहेगा मेमोरी का। कौन सा पॉइंट रहेगा? मेमोरी का पॉइंट रहेगा। तो मेमोरी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि मेमोरी हम कहते किसे हैं और मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? मेमोरी का उपयोग डेटा तथा इन्फॉर्मेशन को, किसको? डेटा तथा इन्फॉर्मेशन को, यानी कंप्यूटर के डेटा तथा इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए, किसके लिए? स्टोर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? मेमोरी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मेमोरी का उपयोग करते हैं। देखिए, ये जितने भी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं वो कड़ी बाई कड़ी है, स्टेप बाय स्टेप है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, जैसे मान लो कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए तो अपना IBPS में कंप्यूटर का पेपर होता है, जिसमें अपने RRB के जितने भी अपने बैंक है, क्लर्क है, PO है, ये सारे आ गए। उसके अंदर कंप्यूटर साइंस का पेपर होता है, उसके लिए भी ये सब्जेक्ट क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अभी होने वाली एग्ज़ाम्स जैसे मान लो पटवारी है, तो पटवारी में इसका एक सब्जेक्ट है पूरा। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये हमें मेरिट तक लेके जाने में हेल्प करता है। कहने का अर्थ हो गया कि अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको हम जितना पढ़ रहे हैं उतना ही अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट में पहुंच सकते हैं। यानी हमें मेरिट में आने की हेल्प कौन सा सब्जेक्ट करने वाला है? कंप्यूटर साइंस करने वाला है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट भी नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। अगर एक बार हमने ध्यान से पढ़ लिया तो सभी एग्जाम्स में हमारे काम में आएगा। जैसे सबसे पहले तो अभी पटवारी का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके अंदर कंप्यूटर साइंस अपने काम में आने वाला है। इसके साथ ही LDC के अंदर भी इसके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद अपना जैसे राजस्थान पुलिस है, तो राजस्थान पुलिस में भी इसका एक नया ही पूरा पेपर है। तो उस पेपर के अंदर भी अपना कंप्यूटर साइंस यही अपना सिलेबस रहेगा और अपने इस सब सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन प्रिपरेशन कर सकते हैं। जितने भी अपने वीडियोस हैं उनके अंदर आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि हम ऑल ओवर क्वेश्चंस, यानी जितने हो सके उतने क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, यहाँ से कवर कर रहे हैं। और वो कवर भी कैसे कर रहे हैं, हम लोग एक डिस्क्रिप्शन के साथ में कवर कर रहे हैं। यानी कि जो पॉइंट है उसको समझाते हुए हम क्या कर रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं। ये नहीं है कि क्वेश्चन आया और उसका आंसर बता दिया और कंप्लीट कर दिया। हम सारे जो भी अपना क्वेश्चन आया है उसको हमने डिस्क्राइब किया है, यानी डिस्क्राइब करके हमने इसको पढ़ा है। तो राजस्थान पुलिस है, पटवार है, LDC एग्ज़ाम्स है, ग्राम सेवक की अगर कोई एक वैकेंसी आती है तो उसके अंदर IBPS, SSC, दिल्ली पुलिस, इन सब के अंदर अपना कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट रहेगा, सिलेबस रहेगा, जिसके अंदर कई सारे अपने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस के जो आजकल लेवल है वो भी क्या है, थोड़े से बढ़ गए हैं, इसलिए अपन उस लेवल के ऊपर ही कंप्यूटर की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अपना आज का पेपर है, अपना आज का जो लेसन रहेगा वो कौन सा रहेगा? मेमोरी का। तो मेमोरी हम किसको कहते हैं? डेटा तथा इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मेमोरी का यूज़ करते हैं। अपनी कई सारी कंप्यूटर के अंदर कई सारी मेमोरीज होती हैं, कई सारी क्या होती है? मेमोरीज होती है, जिनमें अगर मेन रूप से देखा जाए तो दो प्रकार की अपनी मेमोरीज होती हैं। एक तो अपनी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी अपनी सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन हम उनको बाद में देखेंगे, उनको क्या करेंगे? बाद में देखेंगे। उससे पहले हम
यूनिट्स देखेंगे, मेमोरी की क्या देखेंगे, यूनिट्स देखेंगे कि अपनी जो मेमोरी है वो स्टोर करने में कितनी सक्षम है, यानी कितने डेटा को स्टोर कर सकती है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कोई भी MP3 अगर गाना है तो उसके सामने हम लोग देखते हैं कि वो 5 MB का है, 7 MB का है, 10 MB का है, कितने MB का वो गाना है, ठीक है। तो जो MB है वो क्या है, एक यूनिट है, स्टोर डेटा स्टोर करने की क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो डेटा स्टोर करने की यूनिट्स जो हैं वो कैसी कैसी हैं और वो कहाँ तक अपन डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पॉइंट लेते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी के अंदर कौन कौन सी यूनिट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 बिट इक्वल टू 0 और 1, ठीक है ना। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो हम क्या कह सकते हैं 1 बिट, या फिर हम क्या कह सकते हैं 0 या 1, क्या कह सकते हैं 0 और 1 हम कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही से आता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो या तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा 1 बिट, यानी कि बिट मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलेगा 0 और 1 मिलेगा, ठीक है। तो 1 बिट या फिर अपन 0 और 1 इसको कह सकते हैं। मैंने कहा था कि अपन कोई भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, या फिर मैंने कहा था कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो कौन सी फॉर्म में जाता है, 0 1 की फॉर्म में जाता है। कौन सी फॉर्म में जाता है, 0 1 की फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो 0 और 1 की फॉर्म क्या कहलाती है, बिट कहलाती है। क्या कहलाती है, बिट कहलाती है, ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो गई, सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई 1 बिट, या फिर हम कह सकते हैं कि बिट सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो 4 बिट इक्वल टू 1 निब्बल, या फिर मैं क्या कह सकता हूं हाफ बाइट, यानी कि आधा बाइट। क्या कह सकता हूं, आधा बाइट, यानी 4 बिट किसके बराबर होता है, 1 निब्बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 निब्बल के बराबर होता है, या फिर मैं कह सकता हूं आधे बाइट के बराबर हो सकता है। इसके बाद में अपन चलते हैं 8 बिट, क्या लिखते हैं 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, और 1 बाइट का मतलब होता है एक करेक्टर, यानी अगर कीबोर्ड से कोई भी एक करेक्टर दबाया गया है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि अगर कंप्यूटर में कोई भी एक करेक्टर डाला गया है तो वो कितना स्पेस लेगा, यानी मेमोरी का कितना स्पेस घेरता है। तो एक करेक्टर जो है वो 8 बिट, या फिर मैं क्या कह सकता हूं 1 बाइट का करेक्टर, 1 बाइट का स्पेस घेरता है, ठीक है। यानी कि हम जो भी एक करेक्टर देंगे, कोई भी एक करेक्टर दिया तो वो कंप्यूटर में कितना स्पेस घेरेगा 8 बिट का, या फिर क्या कह सकता हूं मैं 1 बाइट का स्पेस घेरेगा, ठीक है। इसके बाद में मैं लिखता हूं कि 1024 बाइट इक्वल टू कितना होता है, तो 1 KB होता है, यानी किलोबाइट, 1 किलोबाइट होता है, ठीक है। 1024 बाइट इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोबाइट होता है। कितना होता है, 1 किलोबाइट होता है। देन अपन इसी तरीके से चलेंगे 1 KB, ठीक है। 1024 KB इक्वल टू 1 MB, यानी मेगाबाइट। क्या कहेंगे इसको, मेगाबाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, मेगाबाइट कहेंगे, या फिर मैं इसको कह सकता हूं मिलियन बाइट्स कह सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या क्वेश्चन बनेगा कि 1024 KB इक्वल टू कितना होता है, तो इक्वल टू कितना होता है 1 मेगाबाइट होता है। और 1 मेगाबाइट के अंदर कितने बाइट्स होते हैं, तो अपन क्या कह सकते हैं मिलियंस बाइट, कितने कह सकते हैं मिलियन बाइट्स होते हैं। कितने कह सकते हैं अपन, मिलियन बाइट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन चले तो 1024 MB, मेगाबाइट का क्या हो जाएगा MB इक्वल टू 1 GB, क्या लिखेंगे GB, यानी गीगाबाइट, क्या लिखेंगे गीगाबाइट लिखेंगे, ठीक है।
और 1 गीगाबाइट इक्वल टू बिलियन बाइट्स। क्या लिख सकते हैं अपन? बिलियन बाइट्स। और 1024 GB इक्वल टू 1024 GB इक्वल टू कितना होता है? 1 TB यानी टेराबाइट। कितना होता है? टेराबाइट। और टेराबाइट को मैं क्या लिख सकता हूं? ट्रिलियन बाइट। ट्रिलियन बाइट्स में लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? ट्रिलियन बाइट्स में लिख सकता हूं। ठीक है, देखिए ये मिलियन और ये क्यों लिखा है मैंने मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई ऐसे पूछ लिया जाए कि 1 टेराबाइट के अंदर, किसमें? 1 टेराबाइट के अंदर कितने बाइट्स होते हैं? तो अपने को क्या लिखने हैं? ट्रिलियन बाइट होते हैं। कितने बाइट होते हैं? ट्रिलियन बाइट होते हैं। इसी तरीके से अगर पूछ लिया जाए कि गीगाबाइट के अंदर कितने बाइट्स होते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे? बिलियन बाइट्स होते हैं। मेगाबाइट्स के अंदर कितने होते हैं? तो मिलियन बाइट्स होते हैं। ठीक है, इसके आगे अपने से पूछा जाता है कि 1024 TB इक्वल टू कितना होता है? 1024 TB यानी कि टेराबाइट इक्वल टू कितना होता है? तो हमें क्या लिखना है? 1 पेटाबाइट। कितना होता है? 1 पेटाबाइट होता है। कितना होता है? 1 पेटाबाइट। 1024 PB, पी पेटा से पी ले लिया और बाइट से बी ले लिया। ठीक है ना? 1024 PB इक्वल टू कितना होता है? तो हम क्या कहेंगे? 1 एक्साबाइट। कितना लिखेंगे? 1 एक्साबाइट्स। 1 एक्साबाइट होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन लिखेंगे 1024 एक्साबाइट इक्वल टू कितना होता है? 1024 EB यानी एक्साबाइट कितना होता है? तो अपन क्या लिखेंगे? 1 ज़ेटाबाइट। क्या लिखेंगे? 1 ज़ेटाबाइट। ठीक है, और 1024 ज़ेटाबाइट इक्वल टू क्या लिखना है? 1 योटाबाइट। योटाबाइट। और 1024 योटाबाइट इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट। ब्रोंटोबाइट। और 1024 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1 जियोप। कितना होता है? 1 जियोप। ठीक है, 1 जियोप। यहाँ पर अपन इसको कंप्लीट करते हैं। और ये जो 1 जियोप होता है, जो अपना 1 जियोप जो होता है, 1 जियोप जो होता है वो होता है हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट। हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट कितना होता है? 1 जियोप। 1 जियोप क्या होता है? हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि सुपर कंप्यूटर होता है, उसके अंदर अपन कई सारे डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर करवाने के लिए उसका काम में लेते हैं। यानी कि अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ तक अपने पास में क्या बन गया है? मेमोरी स्पेस बन गया है। यानी हमने डेवलप कर लिया है इतना स्पेस कि अपन 1 जियोप तक क्या कर सकते हैं? डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कि मेमोरी के जो यूनिट्स होते हैं, वो जो यूनिट्स हैं वो कितने प्रकार के या फिर किस तरीके से होते हैं, तो उसकी जो सीरीज है वो इस तरीके से अपनी चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से हो गए कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? तो अपन कह देंगे बिट होती है। और 4 बिट इक्वल टू कितना होता है? तो 1 निब्बल या फिर हाफ बाइट अपन इसे कह सकते हैं। 8 बिट का क्या बनता है? 1 बाइट बनता है, या फिर क्या कह सकते हैं अपन? 1 करेक्टर। इसके बाद में 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट होता है। 1024 KB इक्वल टू MB होता है। ठीक है, तो ये KB कई बार इनसे यहाँ से पूछ लिया जाता है कि KB का फुल फॉर्म क्या होता है, MB का फुल फॉर्म क्या होता है, GB का, TB का, PB, EB, ZB, ठीक है, YB और BB। या फिर यहाँ से पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा मेमोरी मेजरमेंट कौन सा होता है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? 1 जियोप इज द हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट। यानी कि यहाँ तक अपन क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक जो मेमोरी अपनी होती है वो अपनी कहाँ तक अपन बना सकते हैं? जियोप तक बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है कि कंप्यूटर के अंदर कई सारे डेटाज को क्या किया जा सकता है? स्टोर करवाया जा सकता है। लार्ज अमाउंट के अंदर डेटाज को क्या किया जा सकता है? स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो रही अपनी यूनिट्स की बात। मेमोरी की किसकी बात रही है? यूनिट्स की बात रही है कि कंप्यूटर की मेमोरी में कितने यूनिट्स होते हैं। ठीक है,
इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि मेमोरी होती कितने प्रकार की है। अब अपन बात करेंगे मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी मेमोरी होती है और उसका उपयोग किस किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ये क्या है अपनी यूनिट्स ऑफ मेमोरी, इसको ध्यान में रखना, रट्टा मार लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखनी है, एक आध क्वेश्चन यहाँ से निकाल ही लेता है। ठीक है, और ये जो यूनिट ऑफ मेमोरी या फिर मैं कहूँ मेमोरी वाला जितना भी पोर्शन है उसमें से अगर आपका पूरा पेपर एक कंप्यूटर साइंस का पेपर आ रहा है तो मेमोरी जो यहाँ पर पॉइंट है, टॉपिक है, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आसानी से समझना है अपने को। यहाँ पर जो अपन मेथड यूज़ में लेंगे उससे आपको हर एक मेमोरी का पता लग जाएगा कि कौन सी मेमोरी किस तरीके से काम करती है। ठीक है ना, कौन सी मेमोरी किस तरीके से काम करेगी वो हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे अपन, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ और आराम से इस लेसन को अपन कंप्लीट करेंगे। अब अपन देखते हैं मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी का जैसा कि मैंने आपको बताया, मेमोरी का उपयोग डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि भाई मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है, सबसे पहली मेमोरी जिसे अपन क्या कहेंगे, टेम्परेरी मेमोरी, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ परमानेंट क्या कह सकता हूँ, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या कहेंगे इसको, प्राइमरी मेमोरी, यानी पहली मेमोरी का भाग कौन सा हो गया, प्राइमरी मेमोरी। और दूसरी मेमोरी अपनी कौन सी होगी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ये दो प्रकार की अपनी क्या होती हैं, मेमोरीज होती हैं। दो प्रकार की क्या होती है, अपनी मेमोरीज होती है। पहली अपनी प्राइमरी मेमोरी, दूसरी अपनी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है ना, अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर अपन देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी को हमने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। ठीक है, और वो दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो अपना हो गया रैम और दूसरा अपना हो गया रोम। ठीक है, अब देखना प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस अपने को याद रखना है। वो डिफरेंस कौन सा है कि सेकेंडरी मेमोरी हम किसे कहेंगे, ऐसी मेमोरी जिसके अंदर डाला गया डेटा, जिसके अंदर डाला गया डेटा हम फ्यूचर में उपयोग करना चाहें। यानी अगर किसी डेटा का हम लोग फ्यूचर में उपयोग करना चाहते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर होगा, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा, या फिर यूज़र द्वारा सेव किया गया डेटा, यूज़र द्वारा सेव किया गया डेटा किसके अंदर सेव होता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव होता है। किसके अंदर सेव होता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी तो इससे कहेंगे। और अपन प्राइमरी मेमोरी किसे कहेंगे, देखना प्राइमरी मेमोरी यानी ऐसी मेमोरी जिसके अंदर डेटा स्टोर जो होते हैं उन डेटा को हम एग्जीक्यूशन के वक्त काम में लेते हैं। यानी कि डेटा का अगर एग्जीक्यूशन करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्राइमरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में डाले गए डेटा को हम परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते हैं, या फिर अपन अपने यूज़ के लिए जिन डेटाज को रखते हैं उनको हम प्राइमरी मेमोरी में स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है, देखना यहाँ कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा कि प्राइमरी मेमोरी के दो भाग है, एक तो रैम और दूसरा कौन सा है, रोम। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन कि रैम जो है उसके अंदर ए का क्या मतलब होता है। रैम के अंदर रैम RAM जो है उसमें ए का क्या मतलब होता है, तो क्या मतलब होता है, एक्सेस। यानी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एक एग्जाम में कि रैम के अंदर ए का क्या मतलब होता है, तो एक्सेस। यानी इसका फुल फॉर्म अगर अपने को ध्यान में रहेगा तो हम आसानी से ये बता देंगे कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, दूसरा अपना आता है रोम। ठीक है, तो रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पर देखना कि ऐसी मेमोरी जिसके डेटा को केवल क्या किया जाता है, कंप्यूटर चलाते वक्त रीड किया जाता है और काम में लिया जाता है, वो कौन सी मेमोरी है अपनी, रोम। और दूसरी कौन सी मेमोरी है अपनी, रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके अंदर डेटा आते हैं और चले जाते हैं, रैंडमली चलते जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी मेमोरी अपनी कौन सी कहलाएगी, रैम कहलाएगी, रैंडम एक्सेस
मेमोरी, ठीक है ना। तो इन दोनों मेमोरीज का ही यूज हम फ्यूचर में यूज करने वाले डेटा के लिए नहीं करते, यानी डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, फ्यूचर में काम में लेने वाले डेटा को स्टोर करने के लिए हम इन दोनों मेमोरी का ही यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसे हम परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, या फिर इसे मैं ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकता हूँ। इसका दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा? ऑक्सिलरी मेमोरी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई निम्न में से ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी होती है, वहीं पर अपन क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी आ गई, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी का ही क्या नाम है? ऑक्सिलरी मेमोरी है, ठीक है। अब अपन आते हैं सीधे प्राइमरी सेक्शन के ऊपर कि प्राइमरी सेक्शन के अंदर दो अपनी मेमोरी हो गई, रैम और रोम, ठीक है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि रैम जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। रैम जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहले इसका दूसरा नाम अपन जानते हैं कि रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। वोलेटाइल मेमोरी किस नाम से जानते हैं? वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रैम को हम किस नाम से जान सकते हैं? वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसे हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। टेम्परेरी मेमोरी भी इसे क्या कह सकते हैं अपन? टेम्परेरी मेमोरी भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं रोम की, तो रोम का दूसरा नाम हो जाएगा परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। और इसे दूसरे नाम यानी कि इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। अपन एक एक वर्ड को समझेंगे, अपन क्या करेंगे? एक एक वर्ड को समझेंगे कि भाई रैम को जो है वो वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, तो इसे वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? इसे टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है, तो इसे टेम्परेरी मेमोरी क्यों कहा जाता है? रोम को हम परमानेंट मेमोरी कह सकते हैं, तो इसे परमानेंट मेमोरी क्यों कहा जाता है? या फिर इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? वो अपन क्या करेंगे? इसको पहले अपन कैटेगराइज कर लें, उसके बाद में अपन क्या करेंगे? एक एक को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले रैम अपन ने लगा दिया, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि भाई रैम जो है वो कितने प्रकार की है और वो किस किस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या करते हैं? सिर्फ कैटेगराइज करेंगे इसको, सिर्फ क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे कि भाई रैम है, इसको दो नामों से जाना जा सकता है, एक तो वोलेटाइल मेमोरी और दूसरा टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। अब ये जो रैम है ये होती कितने प्रकार की है? तो देखो ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि भैया एस रैम किसे कहते हैं? कौन सी रैम? एस रैम किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो एस का क्या मतलब होता है? स्टैटिक, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एक प्रकार तो इसका कौन सा हो गया? एस रैम हो गया, ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा इसका कौन सा भाग आ जाएगा? डी रैम। कौन सा हो जाएगा? डी रैम, डी रैम यानी डायनेमिक, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये दो प्रकार की अपनी रैम आ जाएंगी यहाँ पर, स्टैटिक यानी कि एस रैम और डायनेमिक यानी कि डी रैम, ठीक है। दो प्रकार की अपनी क्या हो गई यहाँ पर? मेमोरी हो गई, एस रैम और डी रैम, ठीक है। एक एक को अपन देखेंगे, नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर एक एक को अपन देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अपना आता है कि रोम को अपन दो नामों से जान गए, परमानेंट मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। अब ये इसका प्रकार यानी कि रोम जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो देखो 3 प्रकार की अपनी रोम है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा पी रोम। कौन से लिखूंगा? पी रोम, ठीक है। पी का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या लिखूंगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। दूसरा भाग इसका कौन सा आ जाएगा? ई पी रोम, ई पी रोम, ठीक है ना, ठीक है। तो ई का मतलब हो जाएगा इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रोम,
ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और तीसरा और लास्ट रोम का पार्ट कौन सा है, EEP रोम, EEP रोम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की अपनी रोम हो गई। ठीक है, 3 प्रकार की क्या हो गई, रोम हो गई। अपन एक एक को देखेंगे। काफ़ी बार इनसे रिलेटेड क्या पूछा जाता है, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा रोम में से क्या पूछा जाता है, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। देखो, हमने जब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर या फिर पैनल ऑफ कंप्यूटर जब देखे थे ना, तो उसमें हमने इंटरनल पैनल के अंदर देखा था। इंटरनल पैनल के अंदर हमने क्या देखा था कि इंटरनल पैनल में हमने रैम के लिए स्लॉट देखा था, कहाँ पर रैम लगाई जाती है। ठीक है ना, वो हमने देख लिया था। रोम के लिए भी हमने देखा था कि जो रोम होती है ना, रोम क्या होती है, एक मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स यानी इनबिल्ट मेमोरी होती है। क्या होती है, इनबिल्ट मेमोरी। इसे इनबिल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जा सकता है, इनबिल्ट मेमोरी, यानी ये मदरबोर्ड के ऊपर पहले से लगी हुई रहती है। ये जो रोम होती है ना, ये मदरबोर्ड के ऊपर पहले से लगी हुई रहती है। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर लगी हुई रहती है, किस तरीके से लगी हुई रहती है, ये अपन ने पैनल्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर देखा था। ठीक है ना, यानी कि इंटरनल पैनल जो था अपना पॉइंट, उसके अंदर हमने देखा था। इसके 3 भाग हैं। एक तो अपना पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये 3 भाग इसके हो गए। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन अपन आगे देखेंगे। तो ये यहाँ तक अपनी प्राइमरी मेमोरी हो गई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी मेमोरी हो गई। अब अपन देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब क्या देखते हैं अपन, सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं। ये देखिए, इसका आप अच्छी तरीके से नोट्स बना सकते हैं घर बैठ करके। यानी पूरा जो सिलेबस है मैं इसी तरीके से करवाऊंगा कि जिसके आप नोट्स बना सकें, जिससे आप क्या कर सकें, नोट्स बना सकते हैं घर बैठ करके आराम से। आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी, जिसे अपन परमानेंट मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा, इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा भाई, सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग इसलिए किया जाता है डेटा को परमानेंट रूप से कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए। डेटा को परमानेंटली कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये होती कितने प्रकार की है, देखो इसको मैं 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। पहले तो कितने भागों में डिवाइड कर देता हूँ, 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो देखिए सिक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस के ऊपर आधारित सेकेंडरी मेमोरी, और दूसरा मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस के ऊपर आधारित सेकेंडरी मेमोरी। दोनों के अंदर देखो डिफरेंस क्या होता है सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस के अंदर, कि अगर आप कंप्यूटर में सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उपयोग कर रहे हैं और इस मेमोरी में आपके 5 डेटा है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 डेटा है। आप 1 नंबर के डेटा को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। यानी कि आप अगर इस डेटा का उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, आप 1 नंबर के डेटा को एक्सेस कर रहे हैं और आपको तुरंत 4 नंबर का डेटा एक्सेस करना है। कितने नंबर का डेटा एक्सेस करना है, 4 नंबर का डेटा एक्सेस करना है। तो देखो आप कौन सी मेमोरी यूज ले रहे थे, सिक्वेंशियल एक्सेस। तो सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है कि अगर आपको 4 नंबर का डेटा एक्सेस करना है तो आपको 1 नंबर से 2 नंबर पर जाना पड़ेगा, 2 नंबर से 3 नंबर का डेटा रीड करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, 4 नंबर के डेटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेमोरी जिसके अंदर सभी डेटा के ऊपर जाकर के नेक्स्ट वाला डेटा आता है, वो कैसी मेमोरी हो गई, अपनी सिक्वेंशियल एक्सेस के ऊपर आधारित मेमोरी हो गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि पहले अपन गाने सुनने के लिए टेप का उपयोग करते थे ना,
टेप वाली वो कैसेट, रील वाली कैसेट अपन डालते थे, तो जो रील वाली कैसेट होती है ना, वो किसके ऊपर आधारित होती है, अपनी सिक्वेंशियल एक्सेस के ऊपर आधारित होती है। उसमें अगर आप 1 नंबर गाना सुन रहे हैं, आपको ये गाना पसंद नहीं आया और 4 नंबर का गाना आप सुनना चाहते हैं, तो आप उसको फॉरवर्ड करते हैं, आप उसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन फॉरवर्ड करने का मतलब क्या हो गया, आप स्पीड से कहाँ जा रहे हैं, 2nd नंबर 3rd नंबर के ऊपर से होते हुए कहाँ जा रहे हैं, 4 नंबर के ऊपर जा रहे हैं। यानी आपको 2 नंबर के डेटा पर भी जाना पड़ेगा, 3 पर भी जाना पड़ेगा, फिर आप किसके ऊपर जा रहे हैं, 4 नंबर के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो डेटा का एक्सेस होता है वो क्या कहलाता है, अपना सिक्वेंशियल एक्सेस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं डायरेक्ट एक्सेस, कि डायरेक्ट एक्सेस अपन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 और ये 5 डेटा हैं। ठीक है, तो सिक्वेंशियल एक्सेस में तो अपने को 1 नंबर का डेटा अगर अपन रीड कर रहे हैं और 4 नंबर पे जाना है, तो 2 नंबर 3 नंबर के ऊपर से होकर के 4 नंबर पर जाना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है कि अगर हम लोग 1 नंबर के डेटा को रीड कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, इंस्टेंटली कहाँ जा सकते हैं, 4 नंबर के डेटा के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी अगर डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का यूज़ किया जाए तो वो स्पीड से काम करती है, किसके, सिक्वेंशियल एक्सेस से। किससे, सिक्वेंशियल एक्सेस से। तो सिक्वेंशियल एक्सेस से ज़्यादा स्पीड से काम कौन करेगा, डायरेक्ट एक्सेस काम में करेगा। अगर हमसे पूछा जाए कि भैया सिक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण कौन सी मेमोरी है, तो हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय टेप जो होती है वो क्या होती है, अपनी सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर डायरेक्ट एक्सेस की बात की जाए, तो डायरेक्ट एक्सेस के अंदर देखो अपने कौन कौन से आएंगे। तो डायरेक्ट एक्सेस को मैं कैटेगराइज कर देता हूँ यहाँ पर 3 भागों में। ठीक है, यहाँ एक तो अपना आ जाएगा मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। दूसरा अपना आ जाएगा ऑप्टिकल डिस्क, कौन सा आ जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क। और तीसरा अपना आ जाएगा यहाँ पर मास स्टोरेज, कौन सा, मास स्टोरेज। तीसरा अपना आ जाएगा मास स्टोरेज। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर कौन कौन सी डिस्क अपनी है, यहाँ पर आएंगे अपनी डिस्क के नाम, जिन डिस्क को हम यूज में लेते हैं। तो सबसे पहला अपना फ्लॉपी डिस्क, कौन सा डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। किसके अंतर्गत आता है, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आता है। किसके अंतर्गत आता है, मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत। दूसरा अपना हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हार्ड डिस्क भी किसके अंतर्गत आता है, मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आता है। दूसरा अपना ऑप्टिकल डिस्क, तो ऑप्टिकल डिस्क में कौन सा आएगा, एक तो अपना सीडी और दूसरा अपना डीवीडी। सीडी और डीवीडी किसके अंतर्गत आएंगे, अपने ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आएंगे। और मास स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो मास स्टोरेज में कौन से आएंगे अपने, एक तो फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव जैसे मान लो कि पेन ड्राइव, कौन सा हो जाएगा, पेन ड्राइव। और दूसरा हो जाएगा अपना एमएमसी कार्ड। ठीक है ना, एमएमसी कार्ड यानी कि मल्टीमीडिया। एमएमसी का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया कार्ड। ठीक है, मल्टीमीडिया कार्ड, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपनी कौन सी हो जाएंगी, डायरेक्ट एक्सेस के अंतर्गत आने वाली मेमोरीज हो जाएंगी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मास स्टोरेज। मास स्टोरेज को मैं फ्लैश ड्राइव भी बोल सकता हूँ, कौन सी बोल सकता हूँ, फ्लैश ड्राइव। कौन सी बोल सकता हूँ, फ्लैश ड्राइव भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन ये है कि निम्न में से मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आपको कई सारे ऑप्शन दे देगा, इनमें से एक दे देगा कि फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क। तो आपको छांटना है कि मैग्नेटिक डिस्क में 2 ही आती हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। आपको पूछ लिया जाए कि सीडी है वो कैसी डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, ऑप्टिकल डिस्क है या फिर मास स्टोरेज है, तो अपन क्या कहेंगे, ऑप्टिकल डिस्क है। कौन सी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है। अगर पूछ लिया जाए निम्न में से फ्लैश मेमोरी कौन सी है, एक ही एग्जाम्पल दे दिया और बाकी सारे ये एग्जाम्पल दे दिए, तो कौन सा है अपना, पेन ड्राइव या फिर एमएमसी कार्ड। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की अपनी कौन सी हो गई, मेमोरीज। यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरीज कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की, सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपने क्या है,
मेमोरीज के भाग हैं। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक एक मेमोरीज को देखेंगे कि रैम है वो क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, रोम है वो क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, ठीक है, और सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ब्रीफ यानी कि हम डिस्क्राइब करके हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन जो है वो यहीं से निकाल लिए जाते हैं। अगर हम डायरेक्ट पढ़ते तो डायरेक्ट के अंदर क्या पढ़ लेते, बीच में ही फ्लॉपी पढ़ लेते, बीच में सीडी पढ़ लेते, और उसके बाद में उसके सामने जब अपन लिखते कि ये मैग्नेटिक डिस्क है, ये ऑप्टिकल डिस्क है, तो ये थोड़ा समझने में आसानी नहीं रहता। और ये डायग्राम अगर अपन ने बना दिया है तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक पॉइंट को आप नोट करते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए, जिससे सारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के पास में भी पहुंचे और उनका ये लाभ उठा सके। थैंक यू।